चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हमारी जो वेइंग मशीन की बातें थी उसको अपन थोड़ा सा और बेटर तरीके से देखते हैं। मैंने एक सवाल ले रखा है जिसमें वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस दोनों के कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं और अच्छे यूज़ हो रहे हैं। सुनिएगा, बट आपके पास ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर एक बालक है। ये जो बालक है ये एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है। बालक का जो एक्चुअल मास है वो 60 kg है और मैंने उसको है ना इस वेइंग मशीन से ही बांध रखा है। हालांकि मैंने थोड़ा सा सर इसके बाल वालों की चोटी बनाकर फिर मैंने उसको वेइंग मशीन स्प्रिंग बैलेंस से ऐसे बांध दिया। तो ये इस टाइम पर वेइंग मशीन के भी कॉन्टेक्ट में है और ऑफ कोर्स स्प्रिंग के अंदर भी कोई ना कोई उसने एक्सटेंशन क्रिएट कर रखा होगा, तो स्प्रिंग बैलेंस की भी कोई ना कोई रीडिंग तो होगी। मेरा सवाल ये है कि अगर वेइंग मशीन की रीडिंग अगर 40 किलो है और स्प्रिंग बैलेंस की अगर रीडिंग 26 किलो है, तो बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब यार लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो वही होगा जो बालक का है। बालक थोड़ा लिफ्ट के अंदर ही तो है। मैंने ऐसा मान लिया कि बालक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है। सर आपको कैसे पता कि बालक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है? बेटा पता नहीं, मैंने मान लिया। अगर मान लो कि एक्सेलरेशन वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम कह देंगे एक्सेलरेशन नीचे है। सो नॉट अ बिग टास्क। इस 60 किलो के बालक पर कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले नीचे की तरफ mg। बड़ा mg कम्स आउट बी ऑफ कोर्स 600 न्यूटन। जो आपकी वेइंग मशीन होगी वो ऑब्वियस बात है कि इस बालक को ऊपर की तरफ किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से पुश करेगी। वेइंग मशीन की रीडिंग सवाल के अंदर 40 kg दे रखी है। 40 kg का तुम अर्थ समझते हो कि 40 kg मतलब 40 kgf फोर्स है। इसको अगर न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा तो ऑब्वियस बात है कि ये 400 न्यूटन हो जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस, बड़ा स्प्रिंग के अंदर कोई ना कोई एक्सटेंशन आया होगा और ये स्प्रिंग बैलेंस हुक के थ्रू इस बालक को ऊपर की तरफ किसी न किसी फोर्स से खींच रहा होगा। जिस फोर्स से ऊपर की तरफ खींच रहा होगा दैट इज ऑफ कोर्स टेंशन। दैट इज ऑब्वियसली टेंशन। टेंशन कितनी है? मेरे ख्याल से स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है 26 kg, तो टेंशन की जो वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 260 न्यूटन। 260 न्यूटन। मान लेते हैं कि हमारे जो बालक है उसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ ए। बड़ा एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स ऊपर, बड़ा ऊपर की तरफ नेट फोर्स देखना कितना है? 400 और 260, ये दोनों तो ऊपर हैं। 600 बड़ा आपका नीचे है। ये आपका ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ गया। दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू बालक का मास इनटू एक्सेलरेशन। 400 और 260 बड़ा कितना हो गया? 660 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 60 इंटू ए। बड़ा मेरे पास आ गया 60 इज इक्वल्स टू 60 इंटू ए। एक्सेलरेशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है बड़ा कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की बड़ा वैल्यू मेरे पास आ गई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सही है। एक सवाल इसी में और पूछ लेता हूँ, इसी में एक सवाल और पूछ लेता हूँ। फाइंड, अब बड़ा एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का है वो मान लो चेंज हो सकता है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इफ weighing machine is showing actual weight। बेटा ये दूसरा सवाल है। अगर वेइंग मशीन एक्चुअल वेट अगर दिखा रही है तो बेटा ये दूसरा सवाल। बेटा पहला तो ये था, एक्चुअल वेट दिखा रही है तो बताओ कि अब आपके इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है। कर लेंगे बेटा। अगर दूसरे सवाल की अगर बात करें तो इस बालक पर कौन से फोर्सेस हैं गौर करना बेटा। इस बालक पर सबसे पहले नीचे की तरफ तो mg कितना बेटा? 600। वेइंग मशीन ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा और मैं श्योर हूं कि नॉर्मल की वैल्यू बेटा कितनी होनी चाहिए? 600। क्योंकि इस बालक का एक्चुअल मास कितना है? 60 kg। तो वेइंग मशीन 60 kg मास दिखाना चाहिए या फिर 60 इंटू जी बड़ा 600 न्यूटन फोर्स दिखाना चाहिए। एक ही बात है। लेकिन अभी भी स्प्रिंग बैलेंस तो खींच रहा होगा अपनी तरफ। स्प्रिंग बैलेंस में कुछ ना कुछ टेंशन होगी। स्प्रिंग बैलेंस की जो टेंशन है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? बेटा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन है। अब बालक अगर पहले वाली पोजीशन पर अगर खड़ा है, वो तो अभी भी वैसे ही खड़ा है,
तो ऑब्वियस बात है बालक ना तो नीचे आया है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ना तो नीचे आया है ना ऊपर गया है। अगर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बालक ना तो नीचे आया है ना ऊपर गया है, तो स्प्रिंग के अंदर ना तो एक्सटेंशन बढ़ा है ना घटा है। स्प्रिंग के अंदर अगर एक्सटेंशन ना तो घटा है ना बढ़ा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि आपकी जो स्प्रिंग में जो टेंशन है वो जितनी पहले थी kx अभी भी उतनी ही है। अब आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ऊपर की तरफ 600, नीचे की तरफ 600 तो कैंसिल हो गया। इस बालक पर ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ 260 न्यूटन का फोर्स है। दैट मस्ट बी इक्वल टू बालक का मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर बालक का एक्सेलरेशन 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ तो उस केस में बालक जो होगा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, और उस टाइम पर वेइंग मशीन की जो रीडिंग है वो 60 kgf या फिर बेटा जैसा आप कहते हो उसको क्या 600 न्यूटन वो रहेगी। ठीक है, अच्छा सवाल लगा होगा। इस सवाल पर बेटा शीट के अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन होगा, निपटालना उसको। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन सिस्टम। हालांकि हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन सिस्टम शुरुआत से लगाते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेटा अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिस्टम पे नहीं लगा रहे हैं, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पहले भी इक्का दुक्का सवाल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। और हमने देखा कि जब भी हम किसी एक ब्लॉक की बजाय 2 ब्लॉक को 3 ब्लॉक को मिलाकर अगर न्यूटन्स को लगाते हैं तो इंटरनल फोर्सेस सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हमारे पास कुल मिलाकर एक फॉर्मूला आता है कि F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी तक हमने जितने सवाल किए उसमें सारे के सारे मासेस का सेम एक्सेलरेशन था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बेटा सिस्टम के अंदर बहुत सारे मासेस हों और उनके अलग अलग एक्सेलरेशन हों। उस केस में मैं ये कहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेटा ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ये m1 है जिसके पास एक्सेलरेशन है a1 वेक्टर। सिस्टम के अंदर m2 है जिसका एक्सेलरेशन लेट से मेरे प्यारे बच्चों है a2 वेक्टर। ये मेरे पास एक m3 है जिसका मास है मेरे प्यारे बच्चों लेट से a3 वेक्टर। तो ऐसे केस में इस पूरे के पूरे सिस्टम पर जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे होंगे, जो m1 ने m2 पर, m2 ने m1 पर, जो m2 ने m3 पर, जो m3 ने m1 पर, ये जितने सारे सारे फोर्सेस हैं ये तो पेयर बनाकर बाई एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस ही बचेंगे। आप कह सकते हो हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4a4 एंड सो ऑन। सबका एक्सेलरेशन सेम हुआ तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, लेकिन अगर मान लो कि अगर एक्सेलरेशन सबके अलग अलग हुए तो आप उस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा फॉर्मूला है बेटा। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बोलूँगा कि अगर मान लो आप चाहो तो बड़ा इस फॉर्मूले को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग से भी लगा सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू पहले वाले का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरे वाले का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तीसरे वाले का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड सो ऑन। अगर आपको कभी पूरे के पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में पता हो तो आप इसी न्यूटन्स लॉ ऑन सिस्टम को वर्टिकल डायरेक्शन में लगा सकते हो। आप कह सकते हो कि इट शुड बी मास ऑफ 1 इनटू उसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, मास ऑफ 2 इनटू उसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, मास ऑफ 3 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 3 इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड सो। तो वैसे तो फॉर्मूला तो यही है मेन, बट हम इसको अलग अलग डायरेक्शन की तरह से तोड़ भी सकते हैं, कोई खास इसमें इश्यू नहीं है। इस पर बड़ा कुछ सवाल भी करते हैं। चलिए बेटा इस बात पर कुछ अपन सवाल भी कर लेते हैं, कुछ बातें और भी सोच लेते हैं। ये एक अरेंजमेंट है, हमारे पास एक सीलिंग से बड़ा ये एक स्ट्रिंग मासलेस है, इस पर 3 बंदर लटके हुए हैं। ठीक है, और इस बंदर का मास है 5 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg। 2 kg वाला बंदर रेस्ट पे है, 5 kg वाला बंदर ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। 2 kg वाला बंदर जैसा निकाल के रेस्ट पे है। 3 kg वाला जो बंदर है वो नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, और मैंने रस्सी के इस पॉइंट पर टेंशन पूछी कितनी होगी। अब जब बंदर यहाँ पर लटक गए तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ हर जगह टेंशन सेम नहीं होगी, भले ही रस्सी मासलेस हो, क्योंकि एक तरह से बंदर जो एक तरह से ब्लॉक्स हैं,
तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ टेंशन ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ और कम होगी, तो हर जगह टेंशन बराबर नहीं होगी, जस्ट बिकॉज बेटा बीच के अंदर बंदर आ चुके हैं। मैंने आपसे पूछा कि ए पॉइंट पर टेंशन क्या होगी। अगर आपको ए पॉइंट पर अगर टेंशन निकालनी है तो आप ना इस पूरे के पूरे सिस्टम की एफबीडी बनाओ, आराम से, इत्मीनान से इस पूरे सिस्टम की एफबीडी बनाओ। अगर आप पूरे इस सिस्टम की अगर एफबीडी बनाओगे तो ये जो रस्सी है, ये जो बीच में जो रस्सी है, इसने बंदर पर नीचे की तरफ जो T1 लगाया होगा वही टेंशन इस बंदर की तरफ ऊपर की तरफ लगाया होगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स हो गया। मैं इसकी एफबीडी थोड़ा ना पूरे सिस्टम की बना रहा हूँ। इसी तरह से इसके बीच में जो टेंशन है वो इस बंदर पर लगेगी नीचे की तरफ, इस बंदर पर लगेगी ऊपर की तरफ, वो हमेशा आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो जो भी आपकी यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन है, वो तो पेयर बनाकर निपट जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अगर ध्यान से देखो तो पूरे सिस्टम पर कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इस पर है नीचे की तरफ 50 न्यूटन, बड़ा ये है 20 न्यूटन, ये है बड़ा आपका 30 न्यूटन, ये तो mg हो गया। साथ ही साथ इस ए पॉइंट पर ऊपर वाली रस्सी इस पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ खींच रही है किसी न किसी फोर्स से, बड़ा दैट फोर्स इज लेट्स से टेंशन एट पॉइंट ए। पूरे सिस्टम पर ऊपर की तरफ जो फोर्स है बड़ा दैट इज TA माइनस नीचे कितना बेटा 30, 20, 50 कितना हो गया 100। तो ऊपर की तरफ फोर्स हो गया TA माइनस 100 एंड दैट शुड बी इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3। इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन प्लस इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। सोचते हैं बड़ा, अच्छा मैं लिख भी देगा, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन 2, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन तो 0, इसका मास इंटू इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। भाई नेट फोर्स ऊपर लिखा है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर, बेटा इसका एक्सेलरेशन ऊपर नहीं है, इसका एक्सेलरेशन तो नीचे है, तो 1 मत लिखना बेटा, क्या लिखना -1। कोई दिक्कत तो नहीं, ऊपर की तरफ प्लस तो नीचे की तरफ माइनस। और यहां से मेरे पास T की वैल्यू आ गई है 100 प्लस 10 -3। टेंशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है 107 न्यूटन। टेंशन जो है आपके पास 107 न्यूटन है, कहां पर, यहां पर, इस पॉइंट पर। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। ऐसा सा ही एक और सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आप भी हल्का फुल्का बड़ा करना सीख गए होंगे। सुनिएगा, इस तरह का अरेंजमेंट है कि हमारे पास ये एक स्मूथ पुल्ली है। इस स्मूथ पुल्ली पर एक रस्सी इस तरह से लिपटी हुई है। ये रस्सी इस बालक ने अपने हाथ में पकड़ रखी है। दूसरा हिस्सा जो है वो इस पूरे के पूरे इस बड़ा ये जो एक चैम्बर है इसके टॉप पॉइंट से अपन ने बांध रखी है। ये जो बालक है बड़ा, इसका मास 80 किलो है और इस जो बड़ा ये जो चैम्बर है इसका मास आपके पास 60 kg है। अब 3 सवाल पूछे बड़ा मैंने। हाउ मच फोर्स बॉय शुड, सॉरी बेटा, बाय हाउ मच फोर्स बॉय शुड पुल द स्ट्रिंग सो दैट लिफ्ट इज एट रेस्ट। बड़ा इसको मैंने लिफ्ट बोल दिया, ठीक है, इसको चलो अपन लिफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। इस लिफ्ट को रेस्ट पे रखने के लिए ये जो बॉय है ये इस पूरे की पूरे स्ट्रिंग को कितने फोर्स से खींचेगा। पहली बात तो बेटा, इस रस्सी को जितने फोर्स से खींचेगा रस्सी में उतनी ही टेंशन आएगी। भाई रस्सी को मान लिया आपने 10 न्यूटन से खींचा तो रस्सी में 10 न्यूटन की टेंशन है। 20 न्यूटन से खींचा तो बड़ा ऑफकोर्स रस्सी आपको 20 न्यूटन से खींचेगी। आप रस्सी को 40 न्यूटन से खींचोगे तो रस्सी आपको 40 न्यूटन से खींचेगी, और रस्सी आपको जिस फोर्स से खींचेगी वही तो रस्सी के अंदर टेंशन है। दूसरा सवाल पूछा है बड़ा, वही सवाल तो वही है, फाइंड हाउ मच फोर्स बॉय शुड पुल द स्ट्रिंग सो दैट लिफ्ट एक्सलरेट अपवर्ड्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा सवाल है बाय हाउ मच फोर्स बॉय शुड पुल द स्ट्रिंग सो दैट लिफ्ट एक्सलरेट डाउनवर्ड्स बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 सवाल हैं, आराम आराम से इत्मीनान से कीजिए, बड़ा बन जाएंगे आपसे। चलो बेटा, पहला वाला पार्ट सोचते हैं। बालक ने मान लीजिए कि इस रस्सी को T फोर्स से नीचे खींचा तो रस्सी इसको T फोर्स से ऊपर खींचेगी। किसको? बालक को। अगर मैं पहले वाले पार्ट की अगर बात करूं तो बड़ा डायग्राम विल लुक लाइक दिस।
ये आपके पास बड़ा लिफ्ट, ये जो रस्सी है बड़ा यूं आ रही है, ये रस्सी बड़ा यूं चलते चलते ऐसे आ रही है, ये रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है टी से, इस बालक को भी रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है टी से। बालक रस्सी को खींचेगा नीचे की तरफ टी से, तो रस्सी बालक को खींचेगी ऊपर की तरफ टी से। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर नीचे की तरफ 800 न्यूटन तो बालक का और 600 न्यूटन नीचे लिफ्ट का, ये फोर्स है। मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बालक पर नहीं लगा रहा, लिफ्ट पर नहीं लगा रहा, मैं बालक प्लस लिफ्ट पे लगा रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिफ्ट को रस्सी खींच रही है टी से, बालक को रस्सी खींच रही है टी से, दोनों को मिलाकर रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है 2t से, और ग्राउंड नीचे की तरफ खींच रहा है, सॉरी बेटा, अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है mg से, दैट इज 1400 न्यूटन। एंड आई नो दैट द एंटायर सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। और अगर सारा का सारा सिस्टम, अरे सर आपने वो नॉर्मल फोर्स क्यों नहीं लिखा जो बालक ने लिफ्ट पर नीचे लगाया होगा और लिफ्ट ने बालक पर ऊपर लगाया होगा? वो वाला फोर्स तो इंटरनल है। मैं कौन सा बालक की एफबीडी बना रहा हूं, मैं तो पूरे सिस्टम की बना रहा हूं। और जैसे मैंने कहा कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स मेरे पास आ गया है 2t इज इक्वल्स टू 1400, और टेंशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है 700 न्यूटन। रस्सी में टेंशन 700 न्यूटन है। रस्सी में 700 न्यूटन टेंशन तभी आएगी जब मैं इस रस्सी को 700 न्यूटन से खींचूंगा। तो यही हमारा आंसर है। तो पहले वाले सवाल का आंसर ये आ गया। हाँ, इसी सवाल में कोई मुझसे एक एक्स्ट्रा बात पूछ ले कि सर बताओ इस बालक पर लिफ्ट ने कितना नॉर्मल फोर्स लगाया। अब मुझे एफबीडी किसकी बनानी पड़ेगी? बालक की। बालक पर कौन से फोर्स है? 80 किलो का बालक है, सबसे पहले नीचे की तरफ 800 न्यूटन। रस्सी इसको खींच रही है बेटा कितने से? 700 से। ये बालक है इक्विलिब्रियम पे। जरूर बेटा लिफ्ट ने कोई ना कोई ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा। बालक अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। मैं कह सकता हूं कि n + 700 मस्ट बी इक्वल टू 800। नॉर्मल की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है 100 न्यूटन। नॉर्मल मेरे पास आ गया 100 न्यूटन। आई होप समझ गए इस बात को। अरे ये सवाल नहीं पूछा है, सवाल तो ये पूछा था कि बालक, वो तो मैंने एक्स्ट्रा पूछ लिया आपसे, बताओ कि भाई बालक ने लिफ्ट पर और लिफ्ट ने बालक पर कितना फोर्स लगाया। चलो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में बालक जो है वो रस्सी को कितने फोर्स से खींचेगा कि दोनों के दोनों, अब लिफ्ट ऊपर की तरफ अगर मान लो बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगी तो बालक भी ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा। चलो देखते हैं कैसे आएगा, सोचते हैं बेटा। ये रहा बालक, बालक को रस्सी खींच रही है ऐसे ऊपर की तरफ टी से। बालक ने भी रस्सी को खींचा है, लेकिन हम तो किसकी एफबीडी बना रहे हैं? बालक प्लस इस लिफ्ट की। बालक को रस्सी खींच रही है टी से ऊपर, और बेटा वही टेंशन टी स्मूथ पुल्ली की है, इसलिए बेटा यहां पर टेंशन टी। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को रस्सी खींच रही है ऊपर की तरफ 2t से। इस बॉय पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 800 न्यूटन, इस लिफ्ट पर नीचे की तरफ लग रहा है 600 न्यूटन। और मुझे सवाल में कहा गया है कि ये सारा का सारा अरेंजमेंट ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होना चाहिए। अच्छा ऐसा है, तो पूरे सिस्टम पर न्यूटन से लगा दो। जब पूरे सिस्टम पर न्यूटन से लगाऊंगा तो बॉय पर जो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा है वही नॉर्मल फोर्स लिफ्ट पर नीचे लगा है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। वो इंटरनल फोर्स होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरे सिस्टम पर अगर ध्यान से देखो तो 2t ऊपर है, 1400 नीचे है। 2t माइनस 1400 शुड बी इक्वल टू सिस्टम का मास। बड़ा सिस्टम का मास इज 140 इंटू एक्सेलरेशन, सो टेंशन कम्स आउट टू बी बेटा कितना आ गया? 770 न्यूटन। यही हमारा आंसर है। टेंशन 770 न्यूटन है। इस बात का सीधा सीधा अर्थ यह है कि मैंने रस्सी को नीचे की तरफ खींचा है 770 न्यूटन से, तो रस्सी ने मुझे खींचा है 770 न्यूटन से। यही नहीं, इस केस में लिफ्ट ने मुझ पर कितना नॉर्मल लगाया मैं वो भी निकाल सकता हूं। वो निकालने के लिए क्या करूंगा कि बेटा ये रहा बालक, बालक पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg। बड़ा बोलो mg कितना है, mg कितना है, mg कितना है, mg कितना है? mg बड़ा बालक का आएगा 800।
जो नीचे वाली सरफेस है लिफ्ट की, उसने ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल लगाया होगा। ऊपर की तरफ रस्सी भी खींच रही है बेटा, कितने से 770 से, और ये जो बालक है ये ऊपर जा रहा है लिफ्ट के साथ साथ, कितने एक्सलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्या मैं नॉर्मल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऊपर की तरफ फोर्स है कितना, नॉर्मल प्लस 770 माइनस 800, बेटा ये ऊपर की तरफ नेट फोर्स है। दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू बालक का मास इनटू एक्सेलरेशन, और कुल मिलाकर नॉर्मल की वैल्यू आ गई बेटा। बेटा 800 में से 7 बेटा कितना, 110 आ गया वो शायद। ले बेटा नॉर्मल की वैल्यू आ गई 110 न्यूटन, नॉर्मल की वैल्यू 110 न्यूटन, समझ गए होंगे। इसी का तीसरा पार्ट करें बेटा। तीसरा पार्ट क्या है, मैं इस रस्सी को कितने फोर्स से खींचूं, इस रस्सी पर कितना टेंशन लगाऊं कि मेरा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा वैसे तो मुझे रस्सी को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ फोर्स तो रस्सी पर लगा रहा हूं। मैंने छोड़ा नहीं, एकदम यूं नहीं छोड़ा, यूं छोड़ता तो फ्री फॉल कर जाऊंगा। अभी बेटा मैंने रस्सी को हल्का फुल्का तान रखा है, बस वो अलग बात है। रस्सी बेटा मेरे हाथ से लगातार धीरे धीरे ऊपर जा रही है। रस्सी यूं जाएगी तो बड़ा ऑफकोर्स मैं ऐसे धीरे धीरे नीचे आऊंगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे। इसका जो तीसरा पार्ट है वो करते हैं बेटा। कौन से फोर्स, ये रहा आपकी लिफ्ट, ये रहे आप। इस पूरे अरेंजमेंट को अगर देखो तो रस्सी आपको खींच रही है टी से, लिफ्ट को खींच रही है टी से। अंदर वाले फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। 800 न्यूटन आपका, 600 न्यूटन लिफ्ट का, और सारा अरेंजमेंट नीचे की तरफ आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्या हमें इक्वेशन वगैरह लगानी आती? बिल्कुल लगानी आती। बेटा इस पूरे सिस्टम पर 1400 नीचे है, 2T ऊपर है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू पूरे सिस्टम का मास। बेटा नॉर्मल क्यों नहीं लिखा, वो इंटरनल फोर्स है। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स भी नीचे की तरफ, नीचे तरफ नेट फोर्स जाएगा दिस माइनस 2T। इट शुड बी इक्वल टू सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरे पास आ गया 2T इज इक्वल्स टू 140 इंटू 7। टेंशन की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई है बेटा कितनी, एक बार चेक करना बेटा, मेरे ख्याल से 490 न्यूटन आ गई। हम नॉर्मल फोर्स में निकाल सकते हैं। अगर हम इस बॉय को देखें बेटा, बॉय पर नीचे की तरफ तो है 800 न्यूटन, जमीन ने बेटा कोई ना कोई नॉर्मल लगाया होगा ऊपर की तरफ। रस्सी में टेंशन है ऊपर की तरफ बेटा कितनी, 490 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स भी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बेटा नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स है 800 माइनस 490 माइनस नॉर्मल, इट शुड बी इक्वल टू 80 इंटू 3। बेटा मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई है बेटा, ये तो कितना आ गया, 310। 310 में से बेटा 240 गया बेटा, मेरे ख्याल से 70 न्यूटन आ गया वो। एक बार कैलकुलेशन बेटा ज़रूर चेक कर लेना बेटा। 800 में से 490 गया बेटा, कितना बच गया, 310। 310 में से बेटा 240 गया, ठीक बेटा, दैट कम्स आउट 70 न्यूटन। अच्छा लगा बेटा सवाल, आगे चलते हैं। चलिए बेटा कुछ टफ सवाल भी करते हैं, जिसमें हम सिस्टम पर किस तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं वो सीखेंगे। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगले दोनों सवाल छोड़ सकते हैं। इतने टफ सवाल जेईई मेन में नहीं पूछेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाले बच्चे ही इन सवालों को देखें। जो सिर्फ जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर ए व्हाइल, वो उन क्वेश्चंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है। ये एक स्मूथ सरफेस है, इस पर कैपिटल एम मास का ये ब्लॉक है, ये मूव कर सकता है बेटा अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो। इस पर एक दूसरा ब्लॉक है जिसको मैंने कैपिटल बी बोल रखा है, इसका मास आपके पास स्मॉल है। ये नीचे वाला सरफेस भी स्मूथ है, ये सरफेस भी स्मूथ है।
इस सारे के सारे सिस्टम को मैंने यहाँ से रिलीज़ कर दिया। जैसे ही रिलीज़ कर दिया, मैं जानता हूँ कि ए वाला ब्लॉक तो ऑब्वियस बात है यूँ जाएगा, कारण भी पता है। बी वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा ऐसे, उसका एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, तो ए वाला ब्लॉक फ्री टू मूव है, फिक्स नहीं है, तो ए वाला ब्लॉक यूँ मूव करेगा। बी वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो वेज कंस्ट्रेंट ये कहता है, वेज कंस्ट्रेंट ये कहता है कि ए के रेस्पेक्ट में तो यूँ आएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, ए के रेस्पेक्ट में बी यूँ आएगा, ए खुद आगे जाएगा। सोच लेंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन बताइए। बिल्कुल बताएंगे, आराम से बताएंगे, इत्मीनान से बताएंगे। सुनिएगा, मैं वैसे इधर की तरफ एक्स एक्सेस बोल रहा हूँ, मैं इधर की तरफ एक्स एक्सेस बोल रहा हूँ, इधर की तरफ वाई एक्सेस बोल रहा हूँ। इस कैपिटल एम को अगर मैं देखूं तो इस पर सबसे पहले कैपिटल एम जी नीचे की तरफ, जमीन ने कोई ना कोई नॉर्मल लगाया होगा ऐसे, स्मॉल एम ने कैपिटल एम पे और कैपिटल एम ने स्मॉल एम पर जरूर बड़ा कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लगाया होगा, लेट्स से एन डैश, लेट्स से एन डैश। अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, इस एन डैश का एक कॉस्ट आएगा, एक एन डैश का साइन थीटा आएगा। उस एन डैश के साइन थीटा के कारण इस ए ब्लॉक के पास इस तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेट्स से बड़ा दिस एक्सेलरेशन इज ए। अगली बात, इस कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में, इस ए ब्लॉक के रेस्पेक्ट में बी वाला ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ ऐसे मूव कर सकता है, यू। और आप जानते हो कि ऐसा तो है नहीं कि बी ऊपर चढ़ जाएगा, ग्रेविटी के कारण ऑफ कोर्स नीचे आएगा। तो ए वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में बी वाला ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ यूं आ सकता है, लेट्स से बड़ा दिस एक्सेलरेशन इज बी। गौर करना, दिस इज नॉट द एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक ए। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन को ऐड कर दो। बड़ा इतनी काइनेमेटिक्स तो याद है क्या? नहीं याद है? चलो याद कराया तो, acceleration of block B with respect to A can always be written as acceleration of block B minus acceleration of block A. इससे मैं लिख सकता हूं कि acceleration of block B is equals to acceleration of block B with respect to A plus acceleration of A. A के रेस्पेक्ट में B के पास एक्सेलरेशन है ये, इसके अंदर अगर ए के एक्सेलरेशन को अगर ऐड कर दोगे तो आपके पास बी का नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। आगे थोड़ा ठीक है, सिंपल सी गणित है, कोई बहुत बड़ा काम ऐसा है नहीं। ये बड़ा मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है ऐसे, ये वर्टिकल, ये इंक्लाइन प्लेन और ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। मैं कम से कम इक्वेशन के अंदर ए और बी निकालना चाहता हूं, कम से कम इक्वेशन से मैं ए और बी निकालना चाहता हूं। अगर कम से कम इक्वेशन से अगर ए और बी निकालना चाहते हो तो ए और बी दो अननोन तो हो गए। अगर कोई और इक्वेशन में अननोन आ गया, मान लो कि एन डैश आ गया, तो उसको सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए होगी। फिर ए बी और एन डैश, कितने अननोन? 3। कितने इक्वेशन चाहिए? 3। तो जितने आपके अननोन्स बढ़ते जाएंगे आपको उतनी ज्यादा इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इक्वेशन में एन डैश को आने नहीं दूंगा, मुझे तो ए और बी चाहिए, सिर्फ 2 इक्वेशन से काम चला लूंगा। सिर्फ कैसे चलाओगे? चला लूंगा पूरे के पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस देखो, ये एन डैश इंटरनल है, कैपिटल एम को कैपिटल एम जैसे नीचे खींचा है ये एक्सटर्नल है, स्मॉल एम को नीचे की तरफ अर्थ ने एम जैसे खींचा है ये एक्सटर्नल है, जमीन ने ऊपर की तरफ पुश किया है एन से ये एक्सटर्नल है। बस ये एन डैश एक्सटर्नल नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। गौर करो पूरे के पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सरफेस तो स्मूथ है, रफ कुछ है नहीं। ये एन डैश आपका इंटरनल है, जो एक्सटर्नल फोर्स थे वो तो एम जी और जमीन का नॉर्मल है। ये सारे के सारे फोर्सेस तो वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर है ही नहीं। तो मेरा मन है अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन ए प्लस बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर पूरे सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है 0. इट शुड बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2. यही तो सीखा अपन ने, कैपिटल M इंटू ए प्लस स्मॉल m इंटू उसका एक्सेलरेशन. लेकिन अगर आपने फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला लिखा है तो एक्सेलरेशन में आप सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला ही लिखोगे. स्मॉल m के पास इस तरफ a है, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा. b के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ b cos थीटा, इधर की तरफ b sin थीटा. सामने की तरफ एक्सेलरेशन आएगा a माइनस b cos थीटा. बेटा क्या आएगा? a माइनस b cos थीटा. तो मेरे पास आ गया a माइनस b cos थीटा. ले बेटा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. लेकिन एक इक्वेशन से पार नहीं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लिखा तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले. इसके पास तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन था, इसके पास a इस तरफ है, b cos थीटा इस तरफ है, तो इस तरफ एक्सेलरेशन आ गया a माइनस b cos थीटा. पहली इक्वेशन तो ये. दूसरी इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन भी इस तरह से लगाओ कि ये n और n डैश ना आए. अगर ये n और n डैश आ गए बेटा, फिर तो हमारा सारा का सारा प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा. तो सर क्या करोगे? मेरे पास प्लान है. मैं इस b वाले ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग. सर क्यों? उस तरफ n डैश का कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, n डैश का इस तरफ कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, हमारा काम बन जाएगा. तो मेरा प्लान सुनना बेटा, मेरा प्लान ये है, ये वाला एंगल थीटा मेरा जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसकी अगर बात करूं, इसका मास है स्मॉल m. इस पर कौन से फोर्सेस, चलो गौर से दिखाता हूं. इस पर तो सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं. mg आएगा ऐसे, इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल n डैश आएगा ऐसे. इसका एक्सेलरेशन इस तरफ a है और इस तरफ b है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने के मूड में हूं. अरे भाई किस तरफ मूड में हो? इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग. कारण बता चुका हूं, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग n डैश आएगा नहीं, मैं चाहता भी नहीं कि n डैश आए. लो बेटा बन गया अपना काम. तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे. मेरे पास जानते हैं कि ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा. इस तरफ आएगा mg का cos थीटा, इस तरफ आएगा mg का sin थीटा. इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स आया है. क्या? mg sin थीटा. mg sin थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू. अगर आपने फोर्स इस तरफ लिखा है तो एक्सेलरेशन भी इसी तरफ लिखो. मेरे बच्चे, मेरे गंवार बच्चे लिखेंगे कि सर स्मॉल m इंटू इस तरफ एक्सेलरेशन. सर इस तरफ तो एक्सेलरेशन b है. नहीं बेटा, देखो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा. a के दो कंपोनेंट आएंगे, a cos थीटा इस तरफ, a sin थीटा इस तरफ. एक्सेलरेशन b इस तरफ है, a cos थीटा इस तरफ है. तो कुल मिलाकर ब्लॉक का एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग आ गया है b माइनस a cos थीटा. b माइनस a cos थीटा. ले बेटा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ले बेटा, इस इक्वेशन को यहां लिख दूं. मेरे पास आ गया है g sin थीटा इज इक्वल्स टू b माइनस a cos थीटा. ले बेटा, बन गया अपना काम. मैं यहीं तक सॉल्व कर रहा हूं. a को उड़ाओगे b आ जाएगा, b को उड़ाओगे a आ जाएगा. सॉल्व फॉर a एंड b. और मजे की बात यह है कि बेटा हमने सिर्फ और सिर्फ दो ही इक्वेशन से बात बना ली, क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर a और b के अलावा और कोई अननोन आया नहीं. हमने आने नहीं दिया, हमने n डैश नहीं आने दिया, हमने n नहीं आने दिया. हमने जानबूझ के इक्वेशन बनाई ही इस तरीके से कि यहाँ और कोई वेरिएबल ना आए. और यही तो मजे. अदरवाइज बड़ा इक्वेशन ज़्यादा बनती तो सवाल करना थोड़ा सा टफ होता. ए और बी को सॉल्व कर लेना. आपके कैपिटल M का जो एक्सेलरेशन है वो तो आप जानते हो बेटा, ए ही आएगा.
लेकिन आपका जो स्मॉल m है ना उसका एक्सेलरेशन b नहीं है। सर कैसे कैसे कैसे, जरा ध्यान से देखो बेटा, मैं दूसरे पेज पे दिखाऊं। जो आपका कैपिटल M है उसका एक्सेलरेशन अगर सामने की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन a ऐसे, इसका एक्सेलरेशन b ऐसे। ये वाला एंगल अगर थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल है मेरे प्यारे बच्चों पाई माइनस थीटा। तो इस स्मॉल m के पास जो एक्सेलरेशन होगा ना वो तो इस a और b का रिजल्टेंट होगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हो तो मैं कह सकता हूं कि स्मॉल m का जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ, बड़ा हल्का फुल्का तो वेक्टर जोड़ना आता होगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई माइनस थीटा, दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए और बी बेटा हम पहले से निकाल चुके हैं। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक बड़ा होगी बी निकाल लोगे, बी बड़ा होगी ए निकाल लोगे। ए तो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन हो गया है और बी जो है बेटा वो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स ए और बी का रिजल्टेंट है। मैं जानता हूं मैथमेटिकली फिजिक्स वाइज हर तरह का सवाल बेटा थोड़ा सा टफ तो था ही, इसलिए मैंने सवाल की शुरुआत में बोल दिया था कि बेटा सारे बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, आई रियली होप बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आई गई होगी। चलिए बेटा ऐसा ही एक और टफ सवाल और सुनो। अगेन बेटा मैं शुरुआत में बोलता हूँ इस बात को कि अगर आपको लगे कि सर ये बहुत टफ हो रहा है तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक बार जेईई मेंस स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हैं वो उसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आगे जहाँ से सूडो फोर्स पढ़ाएंगे वहीं से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगेन बेटा कहानी ऐसी है कि ये वाली सरफेस भी स्मूथ, ये वाले सरफेस भी स्मूथ। आपका जो बेटा कैपिटल एम है ना ये फ्री टू मूव है, मतलब मूव कर सकता है। स्मॉल एम मास इस पर ब्लॉक रख दिया, रस्सी से बड़ा यू बांध रखा है, पुल्ली आपका स्मूथ है। स्मॉल एम बड़ा नॉर्मल लगाएगा ऐसे तो कैपिटल एम जाएगा ऐसे। ठीक है, और भी बहुत तरह की बातें। सवाल है बेटा फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालो। कैपिटल एम के पास लेट से इस तरफ एक्सेलरेशन आ गया है फॉर एग्जाम्पल। इसकी बात करूं बेटा, मैं जानता हूं कि जैसे जैसे ये वाला ब्लॉक आगे आएगा रस्सी के बेटा इस हिस्से की लेंथ घटेगी, क्योंकि ये वाला ब्लॉक आगे आएगा, पुल्ली इसी का पार्ट है तो ये आगे आएगा तो ये लंबाई घटेगी, तो बेटा ये लंबाई बढ़नी चाहिए। तो इस m के पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा ऐसे b, ऐसा आना चाहिए b। बट ये जो स्मॉल m का एक्सेलरेशन b मैंने लिखा है ये ग्राउंड से नहीं लिखा है। वेज कंस्ट्रेंट ये कहता है कि कैपिटल M के रेस्पेक्ट में स्मॉल m के पास जो भी मोशन होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा, जो भी वेलोसिटी होगी वो हमेशा कॉमन सरफेस के अलोंग होगी। सो दिस b इज नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। और कैपिटल M के पास खुद के पास एक्सेलरेशन है सामने की तरफ a, सामने की तरफ a। तो इस m के पास एक्सेलरेशन इधर की तरफ a और इधर की तरफ b। अच्छा बेटा ये कैपिटल M अगर साथ साथ a से जाएगा, पुल्ली को आप इसी का पार्ट मान के चलो, पुल्ली को कुछ अलग से मान के चलो, तो पुल्ली का भी एक्सेलरेशन सामने की तरफ आएगा a। पहले मैं इस a और b को रिलेट कर रहा हूं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। बेटा किससे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं बेटा, सुनना। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का बेसिक क्या कहता है कि रस्सी की लंबाई ना तो घटनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए। ये लंबाई मेरे पास है L1, यहां से लेकर पुल्ली तक की दूरी है L1, पुल्ली से लेकर ब्लॉक तक की दूरी मेरे पास है L2। मैं जानता हूं कि जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा L1 घटेगा L2 बढ़ेगा, लेकिन पूरी रस्सी की जो टोटल लेंथ है L1 प्लस L2 वो तो फिक्स रहेगी। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो बड़ा वेलोसिटी आती है, दो बार डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन आते हैं। कांस्टेंट का अगर दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा बेटा।
L1 के चेंज होने की दर क्या है? वेलोसिटी। उसको एक बार और डिफरेंशिएट को क्या आएगा? एक्सेलरेशन। सोचता हूं बेटा, यहां से लेकर पुल्ली तक की डिस्टेंस है L1। अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से यहां तक के लेंथ के चेंज होने की रेट आएगी। ये वाला पॉइंट तो फिक्स है और ये पुल्ली नजदीक आ रहा है ए से, नजदीक आ रहा है ए से, तो ऑफ कोर्स लेंथ घटेगी। बेटा घटेगी इसलिए मैंने क्या लिख दिया है? माइनस। बेटा एक बार डिफरेंशिएशन होता है तो वेलोसिटी है, दो बार डिफरेंशिएशन है इसलिए एक्सेलरेशन है। प्लस सर ये L2 के चेंज होने की रेट, मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? सोचते हैं बेटा, ये L2 कहां से कहां तक की दूरी है? पुल्ली से लेकर ब्लॉक तक की। पुल्ली के पास भी एक्सेलरेशन है इस तरफ ए और ब्लॉक के पास भी एक्सेलरेशन है इस तरफ ए। दोनों के पास ही जो एक्सेलरेशन इस तरफ ए है उसके कारण ना तो लेंथ घटी ना बढ़ी। चेक करो, चेक करो। पुल्ली के पास एक्सेलरेशन ए, ब्लॉक के पास भी एक्सेलरेशन ए, इसके कारण ना तो लेंथ घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन ये जो b है इसके कारण लेंथ बढ़ेगी, तो आप बोल सकते हो कि L2 का डबल डिफरेंशिएशन आएगा b। और इसको सॉल्व करते मेरे पास बड़ा b की वैल्यू आ गई है a। बड़ा b की वैल्यू क्या आ गई है? a। ले बेटा, पहला काम तो हो गया। सर एक बार FBD बनाना, बड़ा बना दूंगा। कैपिटल M G आएगा नीचे, जमीन का नॉर्मल आएगा ऐसे। इन दोनों ब्लॉक्स ने एक दूसरे पर नॉर्मल लगाया होगा एन डैश ऐसे। ब्लॉक पर ऊपर की तरफ कोई ना कोई टेंशन आई होगी ऐसे, वही टेंशन इस पुल्ली पर आई होगी ऐसे। इस पुल्ली को बड़ा ऑफ कोर्स स्मूथ पुल्ली है बड़ा, बाकी जो ये जो बांध रखा ना, ये सारा का सारा अरेंजमेंट इधर की तरफ खींचेगा टी से। मैं कम से कम इक्वेशन से बात बनाना चाहता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि इक्वेशन में ये एन और एन डैश आए। अगर मैं ये नहीं चाहता कि एन और एन डैश आए तो आप बेटा न्यूटन्स लॉ एक बार कैपिटल एम और स्मॉल एम पर मत लगाओ, आप पूरे सिस्टम पर लगाओ, पूरे सिस्टम पर। वो भी वर्टिकल में नहीं, वर्टिकल लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा। आप पूरे के पूरे सिस्टम पर लगाओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो भी आपके इंटरनल फोर्सेज हों, जो भी आपके इंटरनल फोर्सेज हों वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन में लगाऊंगा अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सोचता हूं बेटा, ये वाला एंगल थीटा, ये जो पुल्ली है बेटा आप फिर इस है ना, इस कैपिटल एम का पार्ट ही मान लो, वैसे मासले से। इसके ऊपर बेटा आपका स्मॉल एम पड़ा है, स्मॉल एम पड़ा है ऐसे, और उनके बीच में रस्सी है ऐसे। आराम से बेटा इस पर स्मॉल एम जी ऐसे, इस पर कैपिटल एम जी ऐसे, जमीन का नॉर्मल एन ऐसे। सर ये एन डैश दिखाऊं क्या? ना। सर ये टी दिखाऊं क्या? ना। कैंसिल हो गया बेटा, है ना। इस पर टी ऐसे, इस पर टी ऐसे। लेकिन इस सारे के सारे अरेंजमेंट को, ये जो बाकी सारा का सारा सिस्टम है बड़ा, जो अपने बांध वगैरह रखा है, वो इधर की तरफ खींच रहा है टी से। रस्सी में टेंशन टी तो है ही, तो ये टेंशन आपकी एक्सटर्नल फोर्स है। और इसके पास एक्सेलरेशन है ए, इसके पास इधर की तरफ तो एक्सेलरेशन है ए, इधर की तरफ एक्सेलरेशन है ए। लो बेटा, अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन द एंटायर सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स, इस रस्सी में जो टेंशन है वो है दिस टी शुड बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2, कैपिटल M इंटू ए प्लस स्मॉल m इंटू उसका इस तरफ एक्सेलरेशन। अरे भाई उसका एक्सेलरेशन इस तरफ है कितना? a,
नहीं बेटा, इस ए के दो कंपोनेंट आएंगे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो इधर की तरफ आएगा ए कॉस थीटा, इधर की तरफ है ए, इधर की तरफ है ए कॉस थीटा, तो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन आ जाएगा इस तरफ ए माइनस ए कॉस थीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। मुझे एक इक्वेशन और चाहिए बेटा, क्योंकि टी और ए दो ही अननोन है। सर अननोन तो 3 थे ना, बी भी तो था बेटा, बी तो पर निकाल चुके हैं, स्ट्रिंग कंस्टेंट से हम पता कर चुके हैं कि ये जो बी है ये ए के बराबर है। मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, किस पर लगाऊं, किस पर लगाऊं, किस पर लगाऊं? स्मॉल एम पर लगा दे। सर किस तरफ लगाऊं? स्मॉल एम पर नॉर्मल वगैरह लग रहे हैं बेटा ऐसे, तो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग लगा दे, क्योंकि उस तरफ नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा ही नहीं। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास जो प्लान है वो ये है कि अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन स्मॉल एम अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लगाओ, मजा आ जाएगा। लगाते हैं बेटा, ये रहा आपका इंक्लाइंड प्लेन, गौर करना। इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग बेटा हमने लगाने की कोशिश की। ये रहा हमारा स्मॉल एम। बेटा कौन से फोर्सेस? स्मॉल एम पर टेंशन है ऐसे, एम जी है ऐसे, जिसके दो कंपोनेंट आएंगे। इस तरफ आएगा एम जी कॉस थीटा, इस तरफ आएगा एम जी साइन थीटा, इस तरफ आएगा नॉर्मल। ठीक है। और रही बात एक्सेलरेशन की, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए और इधर की तरफ बी। अरे बी भी तो ए ही है। अगर मैं इस तरफ न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो बेटा ये एन डैश वगैरह आ जाएंगे। मैं इक्वेशन लगाऊंगा इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। करते हैं बेटा, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। इंक्लाइंड प्लेन, बेटा ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये बेटा आपका एम जी साइन थीटा, ये आपका एम जी कॉस थीटा। इधर की तरफ नेट फोर्स आएगा बेटा कितना? एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन, इट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू इस तरफ एक्सेलरेशन। इस तरफ से एक्सेलरेशन कितना है? ए नहीं बेटा, ए इस तरफ है, ये वाला एंगल थीटा, ए कॉस थीटा इधर है। तो कुल मिलाकर इस एम मास के ब्लॉक के पास इस तरफ एक्सेलरेशन है ए माइनस ए कॉस थीटा। ले बेटा मैं इक्वेशन ले देता हूं। दूसरी इक्वेशन क्या आई है? स्मॉल एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू ए 1 माइनस कॉस थीटा। लो बेटा सिर्फ 3 इक्वेशन से बात बन जाएगी। सर 3 क्यों? आपने 2 ही बोली है बेटा, एक इक्वेशन हम पहले से लिख चुके हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। उसके बाद बेटा टी और ए दो अननोन है, बन गया अपना काम। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करते ही टेंशन तो हो गई गायब। बेटा एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? एम जी साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस 2 टाइम्स एम 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना। ये एक्सेलरेशन किसका है बेटा? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। सर इस स्मॉल एम का एक्सेलरेशन क्या है? अरे बेटा इसका एक्सेलरेशन तो इस ए का और इस ए का रिजल्टेंट है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन जो आएगा स्मॉल एन का, कोई अगर मुझसे एक्सेलरेशन पूछेगा तो बोलूँगा उसका एक्सेलरेशन आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। दोनों एक बीच में एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। तो उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। समझ तो गए होंगे बेटा। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज एक बड़ा थ्योरेटिकल सी बात है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम अभी तक जितने भी सवाल कर रहे थे वो एक नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे थे, ऐसा रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, और वहाँ से हमारे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से वैलिड हैं। दीज नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि inertial frame of references are non-accelerating frame of reference, जिनका एक्सेलरेशन नहीं, और इनके अंदर हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल वैसे ही वैलिड है जैसे अपने पहले से पढ़ रखे हैं। Newton's law is valid. Next is non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference is basically accelerating frame of reference. ऐसा reference of frame, ऐसा observer जो accelerate कर रहा हो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि this is accelerating observer, ऐसा observer जो बड़ा accelerate कर रहा है। और हो सकता है कि ये जो ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ एज सच वैलिड ना हो। जिस तरह का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अपन लोगों ने पढ़ रखा है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड ना हो, उसे वैलिडेट करने के लिए या फिर बेटा उसे वैलिड बनाने के लिए हमें कुछ जुगाड़ करने पड़ सकते हैं। दैट जुगाड़ इज नोन एज सूडो फोर्स। लेकिन जब तक हम सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तब तक हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जैसा न्यूटन्स लॉ हमने अभी तक पढ़ा है वैसा न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर बेटा इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट करने के लिए, वैलिड बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा मैथमेटिकल टर्म जोड़नी पड़ती है। दैट टर्म इज नोन एज सूडो फोर्स। बेटा सूडो मतलब फर्जी फोर्स, झूठा फोर्स। बेटा ये कोई सच्चा फोर्स नहीं है, इट इज़ जस्ट ए फर्जी फोर्स। मैं तो ये कहूँगा कि ये कोई फोर्स ही नहीं है, ये कोई फोर्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नेट फोर्स में जोड़ने पर हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल टर्म। ये कब लगाएंगे? जब भी ग्राउंड से सवाल करेंगे, जब भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सवाल करेंगे, तब हमें कोई सूडो फोर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सवाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी हमें दिखाने की ज़रूरत है। यूज्ड ओनली फ्रॉम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही इस टर्म को दिखाने की ज़रूरत है, टर्म को लिखने की ज़रूरत है। ग्राउंड वगैरह से या फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सर ये कितना होता है और किधर होता है? देखो बेटा, ये जो सूडो फोर्स है इसको मैं एक लाइन में बताता हूँ कितना होता है। सूडो फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। आराम से देखना बेटा, सारी बातें मैंने इसी फॉर्मूले के अंदर लिख दी है, मैं उनको धीरे धीरे अनरेवल कर रहा हूं, बट सुनना। जो भी आपका सूडो फोर्स है वो आप हमेशा तभी लगाओगे जब आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप एक ऐसा ऑब्जर्वर है, आप एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम है जो एक्सेलरेट कर रहा है। सूडो फोर्स हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि सूडो फोर्स विल एक्ट, एक्चुअल में एक्ट नहीं करेगा, हम ही मान रहे हैं, विल एक्ट अपोजिट टू
एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगा। होगा कितना? इसकी वैल्यू होगी बेटा, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी भी आप एफ बिट बना रहे हो उसका मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। तो बेटा फोर्स के अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो आप बोल देना जिस भी ऑब्जेक्ट की आप एफ बिट बना रहे हो उसका मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। इतनी सी बात से हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप हर सवाल के अंदर सूडो फोर्स लगाने लग जाओ। सूडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है जब आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो, जब आपका जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बेटा हम किस किस तरह से इस बात को सोच सकते हैं। देखिएगा, आराम से इत्मीनान से देखिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल आपको बातें समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई एम नहीं सुनना। मान लीजिए बेटा कि आपके पास ये कोई फिक्स्ड सीलिंग है और एक फिक्स्ड सीलिंग से ये बेटा हमने कोई 20 kg का जो ब्लॉक है वो लटका रखा है। 20 kg का ब्लॉक लटका रखा है, रेस्ट पे है सारा का सारा अरेंजमेंट। इसको 3 बच्चे देख रहे हैं। ये एक ऑब्जर्वर O1 है, ये बड़ा ग्राउंड पे है, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वर O2 है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये एक और एडवेंचरस बालक है O3, ये तो कूद ही गया छत से, तो ये नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और तीनों ही बच्चे इतने खाली हैं कि इस 20 kg ब्लॉक की FBD बना रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं और वो टेंशन निकालना चाहते हैं कि यार रस्सी में टेंशन कितनी है। तो चलो पहले एक बार O1 से सोचते हैं कि ये जो O1 ऑब्जर्वर है ये क्या कहेगा। पहली बात, O1 ग्राउंड पर बैठा है, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो ये अपने आप में एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ऑब्वियस बात है कि ये कोई सूडो फोर्स नहीं दिखाएगा। ये तो सिंपल जैसे सवाल करते हैं वैसे करेगा। ये कहेगा कि देखो भाई 20 kg का ब्लॉक है, इस 20 kg के ब्लॉक पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg है 200 न्यूटन, ऊपर की तरफ रस्सी में टेंशन है। और ये कहेगा कि देखो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, मुझे तो लग रहा है कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, और टेंशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है 200 न्यूटन। इसने अपना सवाल कर दिया। ये जो ऑब्जर्वर O2 है इसकी बात करते हैं। ऑब्जर्वर O2 कहेगा देखो भाई मैं तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हूँ, अगर बेटा तुम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो तो आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो, आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। और आप क्या है कि सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ एक सूडो फोर्स भी दिखाओगे। इस 20 kg के ब्लॉक पर सबसे पहले बेटा ऑफ कोर्स नीचे की तरफ mg लगेगा 200 न्यूटन, रस्सी ऊपर की तरफ खींचेगी। इन फोर्सेस के साथ साथ एक सूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। सूडो फोर्स इसके ऑब्जर्वर के तो एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा और ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट का मास है 20, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 इंटू 5 बेटा कितना आ गया 100 न्यूटन। इसका मतलब 100 न्यूटन का सूडो फोर्स लगेगा। किधर? ऑब्जर्वर जा रहा है ऊपर तो सूडो फोर्स लगेगा नीचे। हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही सूडो फोर्स लगेगा। तो सूडो फोर्स आप नीचे की तरफ दिखा दो 100 न्यूटन। यही नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि ये ब्लॉक कहां पड़ा है, रेस्ट पे, आप बोलोगे ना सर। ऑब्जर्वर अगर इस 20 kg ब्लॉक को देखेगा तो उसे लगेगा कि 20 kg का ब्लॉक नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मैं ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर जा रहा हूं तो मुझे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाते हुए नजर आएगी, है कि नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ न्यूटन से लगाने की जरूरत है। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जा रही है नीचे तो ऑफ कोर्स नेट फोर्स भी नीचे। नेट फोर्स नीचे कितना है? नीचे की तरफ नेट फोर्स है 200 प्लस 100 माइनस टी। इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 20 इंटू 5। जैसे ही सॉल्व किया बेटा वापस से आपके टेंशन की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। आनी चाहिए। अगर न्यूटन मोशन अगर हम सही लगा रहे हैं तो आनी चाहिए बेटा, क्यों नहीं आनी चाहिए। आगे चलते बेटा।
नेक्स्ट इज जो ऑब्जर्वर थर्ड है, ये जो अपना एडवेंचरस बालक है जो छत से कूद गया सवाल करने के लिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा एडवेंचरस बालक O3 है, ये फ्री फॉल कर रहा है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आप बड़ा घर से बैठे बैठे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हो कि सर ऑब्वियस बात है कि इस बच्चे को बचाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना बेवकूफ़ है। सवाल करते हैं अपन तो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अगर इस सवाल को करेगा तो पहले FBD बनाएगा। 20 kg का ब्लॉक है सबसे पहले नीचे की तरफ, तो 200 रस्सी में टेंशन है ऊपर की तरफ T। सर सूडो फोर्स होगा ब्लॉक का तो मास और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, बेटा 20 × 10 कितना हो गया 200। किधर ऑब्जर्व का एक्सेलरेशन है नीचे तो सूडो फोर्स आएगा ऊपर, सूडो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, बेटा कितना 200 न्यूटन। लेकिन क्या इस ऑब्जर्वर को ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ नजर आएगा क्या? आप बोलोगे ना सर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। अगर मैं खुद नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर जा रहा हूं तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो तो मुझे ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आती हुई दिखाई देगी। हमें तो काम ही कहता है बेटा नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 200 बेटा क्या हो गया कैंसिल, ऊपर की तरफ टेंशन शुड बी इक्वल टू 20 × 10। बेटा मेरे ख्याल से टेंशन की वैल्यू आ गई है 200 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू आ गई है 200 न्यूटन। ठीक है बच्चों, टेंशन आपके पास 200 न्यूटन है। तीनों से ही सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व कर लो, हर एक तरीके से आपका आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर आपका डिफरेंट नहीं आएगा। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ सिचुएशंस, कुछ सवाल और करते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड साइज सवाल है, सुनिएगा। बेटा हमारे पास ये एक स्मूथ सरफेस है, इस पर ये एक ब्लॉक है A, इस पर ब्लॉक है B और इनके बीच की जो सरफेस है बेटा वो भी स्मूथ है। ये एंगल आपके पास है थीटा। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि इस ब्लॉक A को लेफ्ट में कितने एक्सेलरेशन से खींचूं कि B वाला ब्लॉक A वाले ब्लॉक पर स्लिप ना करे, ना नीचे स्लिप करे ना ऊपर स्लिप करे। B वाला ब्लॉक A वाले ब्लॉक पर स्लिप ना करे बल्कि दोनों साथ 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 चलते रहें। सवाल लिख भी रखा बेटा, फाइंड A मतलब बेटा ब्लॉक A का एक्सेलरेशन सच दैट ब्लॉक B डजंट स्लिप ओवर ब्लॉक A, कि ब्लॉक B जो है वो ब्लॉक A पर स्लिप ना करे। अभी करते हैं। इस सवाल को मैं दो स्टाइल से कर सकता हूं। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर बैठा है और वो सवाल कर रहा है, मैंने इसको O1 बोल दिया है। एक ऑब्जर्वर यहां बड़ा इस वेज के ऊपर बैठा है और ये सवाल कर रहा है। आराम आराम से दोनों से करते हैं। सबसे पहले जो ग्राउंड पर बैठा है उसकी बात करें। जो ग्राउंड पर बैठा है वो तो ऑब्वियस बात है कि हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो कोई सूडो फोर्स नहीं लगाता। वो तो सीधी बात बोलेगा कि देखो सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारा बड़ा वाला ब्लॉक एंगल थीटा, ये हमारा छोटा वाला ब्लॉक, इसका अगर एक्सेलरेशन A है और ये वाला ब्लॉक अगर इस पर स्लिप नहीं कर रहा है तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन भी A होना चाहिए। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तभी तो दोनों के दोनों साथ साथ चलेंगे। अब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। इस m मास के ब्लॉक पर अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाऊं तो सबसे पहले mg ऐसे, नॉर्मल ऐसे, सिर्फ दो फोर्स। बेटा इस B वाले ब्लॉक पर कौन से फोर्सेस हैं? mg ऐसे और A वाले ब्लॉक ने नॉर्मल लगाया है ऐसे और एक्सेलरेशन इस तरफ है। गौर करना बेटा, अगर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। बेटा नॉर्मल ने वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाया पता है ना? थीटा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर, ऊपर की तरफ n का कंपोनेंट आएगा n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n का कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। मैं जानता हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। पहली इक्वेशन तो बहुत ही आसानी से आ गई है मेरे पास कि n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg।
दूसरी इक्वेशन, आखिर इस तरफ एक्सेलरेट किसके कारण कर रहा है? तो मेरे बच्चे अगेन घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोलेंगे कि सर एन का ये वाला जो कंपोनेंट है ना साइन थीटा, इसकी वजह से कर रहे हैं। बड़ा बिल्कुल सही बात है, मेरे पास आ गया है एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सर मुझे एन वैन नहीं चाहिए, मुझे तो ना सीधा सीधा ये ए चाहिए। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, मेरे पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी, या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है मेरे प्यारे बच्चों जी टेन थीटा। अगर आप जी टेन थीटा से खींचते हो तो उस केस के अंदर बी वाला ब्लॉक ए वाले ब्लॉक पर स्लिप नहीं करेगा। लेकिन आप कहोगे सर ठीक है, ये तो ऑब्जर्वर वन ने किया है, सर सूडो फोर्स क्यों दिखा है? ऑब्जर्वर वन तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आपको सवाल करना है तो O2 से करो। देखो O2 कितना चिल बालक है, O2 वेज के ऊपर बैठा है, तो इसका अगर एक्सेलरेशन A तो इसका भी एक्सेलरेशन A, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो O2 है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अगर वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ एक सूडो फोर्स भी पक्का दिखाएगा। वो सूडो फोर्स कैसे होगा, क्या होगा, देखते हैं। ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला एंगल थीटा, ये आपका ऑब्जर्वर O2। ये अगर सवाल करेगा तो कैसे करेगा? देखो, पहली बात तो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में अगर ये स्लिप नहीं कर रहा, इस बात का सीधा सीधा ये अर्थ हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। इसके रेस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट पे है तो इसके रेस्पेक्ट में भी ये रेस्ट पे ही है, इक्विलिब्रियम पे है, नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। ठीक है, इसके एफबीडी बनाओ। सबसे पहले नीचे की तरफ mg, उसके बाद बेटा बड़े वाले ब्लॉक ने कोई ना कोई नॉर्मल लगाया होगा। बस क्या, इतना ही क्या? आप बोलोगे ना सर, ये ऑब्जर्वर लेफ्ट में एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये हर जिस ऑब्जेक्ट को देखेगा हर उस ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट में नहीं बेटा राइट में एक सूडो फोर्स लगाएगा। सूडो फोर्स कितना होगा? इसका तो मास और इसका एक्सेलरेशन, बेटा इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड से कितना था? ए। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक तो कहीं नहीं जा रहा। इसके रेस्पेक्ट में आपने इसकी एफबीडी बना दी सूडो फोर्स के साथ, इसके रेस्पेक्ट में कहीं नहीं जा रहा। अरे कहीं नहीं जा रहा, इट मींस दैट इट इज एट इक्विलिब्रियम, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऑब्वियस बात है ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। वापस से बेटा वही इक्वेशन आ गई है, एन का कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, एन का साइन थीटा इज इक्वल्स टू ma। अगेन बेटा दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, आपके पास वापस से वही आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी, a इज इक्वल्स टू g टाइम्स ऑफ tan थीटा। सिंपल सा सवाल था बेटा, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। चलिए बेटा, ऐसी ही एक सिचुएशन अपन और सोचते हैं। हमारे पास ये एक कार्ट है बेटा, कार्ट मान लो, कार मान लो, अपने अपने औकात के हिसाब से, और इस कार को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट किया ऐसे। इस कार्ट या कार के पास ऐसे एक मासलेस स्ट्रिंग थी और उसके साथ हमने ऐसे कोई m मास का बॉब बांध रखा है। जैसे सामने की तरफ एक्सेलरेट किया, अगर कार से देखें तो एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, उसके कारण ये बॉब जाएगा पीछे। ये जो बॉब है m मास का जो बॉब है इज एट इक्विलिब्रियम विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। इस कार्ट के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे है, कार्ट के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे है। इस बात का ये अर्थ है कि कार्ट के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो जो एक्सेलरेशन कार्ट का वही एक्सेलरेशन इसका है कि नहीं। मुझसे पूछा है कि फाइंड एंगल थीटा, ये जो रस्सी ने वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रखा है ये निकालो। कार्ट का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, कार्ट का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है। तो चलिए बेटा, सवाल को हम अगेन दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हम ग्राउंड पर बैठकर इस सवाल को देखें। ये हमारा ऑब्जर्वर O1 है। ऑब्जर्वर O1 हमारा एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसे कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे पास एक फिक्स्ड सरफेस, ये बेटा आपके पास वर्टिकल लाइन, और आपके पास जो रस्सी है बेटा वो ऐसे, इस रस्सी के साथ कोई ना कोई m मास u बंधा हुआ है। अब हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि ग्राउंड से देखने पर क्या होगा।
अगर कार्ट का एक्सेलरेशन सामने की तरफ ए, ये एम मास का बॉब कार्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, कार्ट के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 है, सवाल में लिखा हुआ है कि कार्ट के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे है, तो कार्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो जो एक्सेलरेशन कार्ट का वही एक्सेलरेशन इसका, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया ऐसे सामने की तरफ ए, रस्सी में टेंशन टी, ये वाला एंगल थीटा, तो वर्टिकल से बेटा ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा। कौन से फोर्सेस, सबसे पहले टी के बेटा दो कंपोनेंट, इधर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा, इधर की तरफ आएगा टी साइन थीटा, नीचे की तरफ मेरे पास आएगा एम जी, और इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास ए। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो पहली इक्वेशन तो बहुत ही क्लियरली आ गई है कि टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है इकलौता फोर्स टी साइन थीटा, दिस टी साइन थीटा शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन, सो आई कैन से दैट कि टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे डिवाइड किया मेरे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी। आपने मेरे से थीटा पूछा है, दैट इज tan इनवर्स ए बाई जी, ये हमारा आंसर है। लेकिन ऑब्वियस बात है कि हमने सवाल को बड़ा इस तरीके से करने के लिए तो नहीं पूछा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आप हो ऑब्जर्वर O2। अगर आप ऑब्जर्वर O2 हो तो आप अब इनर्शियल फ्रेम हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप बोलोगे सर O2 ऑब्जर्वर तो गाड़ी के साथ आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो O2 तो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और अगर ये नॉन इनर्शियल हो गया तो ये सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ सूडो फोर्स भी दिखाएगा। तो ये कहेगा कि देखो भाई, ये फिक्स्ड एंड, यहां से आपके पास ये वर्टिकल लाइन, और आपकी जो रस्सी है वो ऐसे, इस रस्सी के साथ आपका एम मास यू बंधा हुआ है। कौन से फोर्सेस, अगर ये वाला एंगल थीटा, सबसे पहले नीचे की तरफ मेरे पास आएगा एम जी, पीछे की तरफ मेरे पास बेटा कितना आएगा एम ए। एम ए किस बात का, आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, तो आपका जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप एक सूडो फोर्स तो दिखाओगे। और रस्सी तो टेंशन लगा ही रही है, फिर से बड़ा ये वाला एंगल आपके पास थीटा। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस O2 के रेस्पेक्ट में ये m मास का पार्टिकल जा कहां रहा है, तो आप बोलोगे सर इस O2 के रेस्पेक्ट में तो ये m मास का पार्टिकल रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, इट ऑब्वियसली मींस दैट कि t का cos थीटा बैलेंस करना चाहिए mg को, और t का sin थीटा बैलेंस करना चाहिए ma को। एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस आएंगे, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। इट मेक सेंस? सवाल किस तरीके से करते हो वो आपकी मर्जी है, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, एक बढ़िया सा सवाल और। हमारे पास एक पैराबोलिक शेप के अंदर स्मूथ वायर है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ वायर है बेटा, मैं पहले बोल दूं। इस पैराबोला की जो इक्वेशन है मुझे दे रखी है y इज इक्वल्स टू kx²। ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है ये वर्टिकल प्लेन के अंदर पड़ा है बेटा, वर्टिकल प्लेन के अंदर पड़ा है। इस तार के अंदर हम लोगों ने एक बीड फंसा रखी है। बीड मतलब बड़ा मोती फंसा रखा है, रिंग फंसा रखा है। जैसे मान लो कि ये तार है, तो इस तार के अंदर अपने ऐसे एक मोती फंसा रखा है, रिंग टाइप फंसा रखी है। ठीक है, इसको हम बीड बोल दिए। इस तार को हम लोगों ने लेफ्ट में एक्सेलरेट किया ए से, और मैं सारी के सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूं तार पर बैठकर। बट अगर आप तार पर बैठकर अगर सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो तो आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप बेटा कहेंगे सर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ आप एक फोर्स और दिखाओगे बेटा, दैट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स योर सूडो फोर्स। अगर मैं कहूं कि मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं बीड को देख रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि देखो बेटा mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा, और राइट साइड में सूडो फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है लेफ्ट में, तो ऑफ कोर्स सूडो फोर्स लगेगा राइट में। इसलिए तार के रेस्पेक्ट में या फिर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपकी जो बीड है बेटा वो यूं इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि फाइंड हाइट ऑफ बीड फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से बीड की हाइट कितनी होगी जब ये इक्विलिब्रियम पे होगी विथ रेस्पेक्ट टू वायर।
तार के रेस्पेक्ट में जब ये इक्विलिब्रियम पर होगी तब इसकी हाइट कितनी होगी एक्स एक्सिस से। व्हेन आई से एक्स एक्सिस से हाइट, आई ऑब्वियसली मीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली। और तार के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम है, इस बात का मतलब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम है। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम सोचना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मान लेते हैं कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बीड यहां कहीं इक्विलिब्रियम पर है। जब बेटा बीड यहां पर इक्विलिब्रियम पर है तो कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ तो mg। मैं यहां पर एक छोटा सा टेंजेंट बना रहा हूं बेटा इस कर्व पे। मैं इस कर्व पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना रहा हूं जिसका एंगल लेट से थीटा, ये वाला एंगल थीटा, mg आएगा। साथ ही साथ बेटा आप एक्सेलरेट कर रहे हो लेफ्ट में तो आप इस रिंग पर या बीड पर एक सूडो फोर्स दिखाओगे ऐसे ma। ये जो तार होगा ये बेटा ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको पुश करेगा किसी न किसी फोर्स से बेटा, दैट इज लेट से नॉर्मल फोर्स। मैं इस नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे लाइन खींचता हूं। एक तरह से इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, तो नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल भी कितना आएगा? थीटा। अब मुझे सवाल में यह बोला गया है कि उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये वाले बीड इक्विलिब्रियम पे है। अरे भाई अगर इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, इट ऑब्वियसली मींस दैट ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो n cos थीटा की वैल्यू mg आना चाहिए। इसी तरह से n sin थीटा की वैल्यू ma आनी चाहिए। और यहां से मेरे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू a/g। तुम कहोगे चलो ठीक है सर, वाली बात तुमने मान ली, लेकिन सर यहां पर थीटा कोई फिक्स थोड़ी है। यहां पर tan थीटा कम है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर और ज्यादा है। tan थीटा यहां पर किस बात को रिप्रेजेंट करता है तुम लोग जानते हो? किसी भी कर्व के अंदर tan थीटा रिप्रेजेंट्स द स्लोप, एंड स्लोप इज ऑलवेज गिवन बाय मेरे प्यारे वाले बाल को dy/dx। बेटा y एज द फंक्शन ऑफ x तुम्हें पता ही है। इसका जरा dy/dx करना, इसका dy/dx मेरे पास आएगा 2kx। ये तो बेटा कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल्स टू a/g। इससे मेरे पास x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? a/2kg। सर x नहीं पूछा, मुझे तो y पूछा है। बेटा अगर y पूछा है तो तुम जानते हो y इज इक्वल्स टू बेसिकली kx²। k तो ठीक है बेटा, रही बात x की वैल्यू, x इज बेसिकली a/2kg। और हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई है। अरे बच्चों क्या वैल्यू आ गई है? a²/4 टाइम्स kg²। बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक करना, 4 ठीक है, k² ठीक है, ये आपका y कोऑर्डिनेट, ये बेटा आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा न्यूटन्स लॉ की जितनी भी शीट है एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 तो साथ साथ करते ही रहें। बाकी बेटा आपके ऊपर कितनी टाइम है आपके पास, आई डोंट नो एग्जैक्टली। हर बच्चे की स्पीड अलग अलग होती है, वो अपनी स्पीड के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। IIT जाने के लिए, NIT जाने के लिए, अच्छी ब्रांच पाने के लिए प्रैक्टिस इज द की। जो बच्चा क्वेश्चंस करेगा, जो बच्चा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेगा और क्वेश्चन से लगातार सीखेगा, वही अच्छी IIT, NIT और अच्छी ब्रांच ले पाएगा। तो न्यूटन्स लॉ की एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 तो मस्ट है, करें ही करें, और जब भी आपको टाइम मिले तो बाकी एक्सरसाइज वगैरह भी निपटाएं। आगे चलते हैं बेटा। अगला चैप्टर बोलना सही नहीं रहेगा, मैं तो चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा अपनी शीट उसकी अलग है। अदरवाइज अगला टॉपिक दैट इज फ्रिक्शन। क्योंकि समझदार बच्चा बोलेगा सर कोई टॉपिक जैसे, सॉरी चैप्टर जैसी कोई बात है ही नहीं, जैसे आपके बाकी सारे फोर्स थे वैसा है फ्रिक्शनल फोर्स है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? टेंशन पढ़ ली, स्प्रिंग फोर्स पढ़ लिया, हमने नॉर्मल फोर्स पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया, वैसा ही एक फोर्स और है बेटा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अगर एक बार में पता लग गया कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, तो बिल्कुल जैसे न्यूटन्स लॉ के सवाल हम आज तक करते आए थे वैसे ही फ्रिक्शन के सवाल भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देयर इज नथिंग न्यू टू टेल। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बात बतानी है कि आपका जो फ्रिक्शन है वो किधर लगता है और कितना लगता है, और उसके बाद जैसे हम न्यूटन्स लॉ मोशन का सवाल करते हैं वैसे ही लगातार करते रहेंगे। सो फ्रिक्शन इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ चैप्टर, इट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ योर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेटा सबसे पहली बात, फ्रिक्शन जो है ये अपने आप में एक रेजिस्टिव फोर्स है जो हमेशा सरफेस के अलोंग लगेगा। ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बेटा बातें लिखना,
फ्रिक्शनल फोर्स, सुनिए बेटा, ये मान लीजिए बेटा दो रफ सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो ये जो दोनों रफ सरफेसेस कांटेक्ट में है, ये इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर, इस सरफेस के अलोंग, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग, बेटा इसे शेयर डायरेक्शन भी कहते हैं, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग जो कांटेक्ट फोर्स लगाएगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स था, उसको नॉर्मल फोर्स बोला था, और इसके अलोंग जो सरफेस के अलोंग जो आपका कांटेक्ट फोर्स आएगा बेटा, दैट इज नोन एज योर फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, वो कांटेक्ट फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, और जो सरफेस के अलोंग लगता है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं। इट acts along the common surface। बेटा सरफेसेस जो है वो रफ होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस पे नहीं लगता बेटा, सिर्फ और सिर्फ रफ सरफेस पर लगेगा। सरफेस जितनी ज्यादा रफ होगी ऑफ कोर्स बेटा आपका फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। बेटा ठीक है, ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन और कोशिश ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो भी सरफेसेस कांटेक्ट हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, या फिर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी, व्हेन आई से रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी आई मीन दैट रिलेटिव मोशन की जो कोशिश है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। फेयर इनफ। ये बड़ा आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये ऐसा फोर्स है जो सिस्टम में से एनर्जी को डिसिपेट करता है। इस तरह के बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स को हम आगे जाकर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी कहेंगे। अभी तो खैर इसकी कोई ऐसी खास जरूरत ऐसी है नहीं। ठीक है बेटा, मैं यहां पर एक छोटी सी बात और बोलूंगा। बेटा मान लीजिए कि कोई रफ सरफेस है, इसके ऊपर ये रहा कोई ब्लॉक, नीचे वाली सरफेस ने, बेटा नीचे वाली सरफेस ने इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ किसी न किसी फोर्स से पुश किया। लेट्स से दैट फोर्स इज द नॉर्मल फोर्स। फेयर इनफ, ये भी अपने अपने कॉन्टैक्ट फोर्स है। नीचे वाली सरफेस के रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक जा रहा था लेट्स से राइट, तो ऑब्वियस बात है कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में इसके ऊपर कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा ऐसा। इसको बड़ा मैं बोल दूंगा फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट है, उसे हम बोल देंगे नेट कांटेक्ट फोर्स। बड़ा मैं इसे आर बोल दूं, दिस इज द नेट कांटेक्ट फोर्स, दैट इज अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बड़ा दिस इज देन नेट कांटेक्ट फोर्स। इस नेट कांटेक्ट फोर्स ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, बेटा मैं इस एंगल को लैम्डा से तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इस लैम्डा को मैं नाम दूंगा कांटेक्ट, सॉरी बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल दो, फ्रिक्शन एंगल बोल दो, एक ही बात है। इट इज द एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? कि tan लैम्डा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है फ्रिक्शनल फोर्स, बड़ा बेस है आपका नॉर्मल। सो tan लैम्डा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल। ये बड़ा आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है फ्रिक्शनल फोर्सेस का। आई होप बड़ा ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फ्रिक्शन के बड़ा दो बेसिक टाइप्स हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। हम शुरुआत करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा,
काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर जो रफ बॉडीज आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेटिव मोशन होगा, ऐसे ऐसे कोई रिलेटिव मोशन। तो सबसे पहले बेटा शुरुआत करते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शंस। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले आसान भी है, इजी पड़ेगी। काइनेटिक फ्रिक्शन पहली बात कब लगेगी? जब दो बॉडीज जो कांटेक्ट में है उनके बीच में रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन की कोशिश नहीं, रिलेटिव मोशन है, मतलब उनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है। तो बड़ा सबसे पहली बात, इट विल एक्ट इफ देयर इज relative motion between bodies and contact। जो bodies contact में है उनके बीच में relative motion होना मस्ट है। अब जैसे मैं कोई फोर्स लिखता हूं ना, तुम्हारे मन में सिर्फ दो बातें होती हैं कि सर आप तो मुझे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ और आप तो मुझे इसकी डायरेक्शन बताओ। उसके बाद तो मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह लगाना सब बढ़िया तरीके से आता है, फिर तो हम कर लेंगे। तो पहले मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं, और वो बात ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। जैसे मैंने कहा ना कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो ये हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन will always act opposite to रिलेटिव वेलोसिटी। हमेशा 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 रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। जैसे मैं कुछ केसेस करके दिखाता हूं बेटा, आराम आराम से, इत्मीनान से, प्यार से सुनना। मान लीजिए बेटा ये कोई रफ सरफेस, और इस रफ सरफेस के ऊपर लेट से मेरे प्यारे बच्चों कोई ब्लॉक है ऐसे, और ये जो ब्लॉक है ये ऐसे इस रफ सरफेस के रेस्पेक्ट में, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में राइट में जा रहा है। सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर ब्लॉक राइट में जा रहा है तो सरफेस के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है राइट, वेलोसिटी है राइट, तो मेरे प्यारे वाले बच्चों इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा लेफ्ट। जो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर लेफ्ट लगा है बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, बट बाय एक्शन रिएक्शन पेयर वही सेम काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो ग्राउंड पर लग जाएगा राइट, ग्राउंड पर लग जाएगा राइट। सिंपल सिंपल। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा, सुनना आराम से सुनना। सारी सरफेसेस रफ है बेटा, ये एक रफ सरफेस, इसके ऊपर बेटा एक ब्लॉक, इसके ऊपर बेटा एक और ब्लॉक। आराम से सुनना बेटा। इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी है इस तरफ 3 मीटर पर सेकेंड, इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी है इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाला सरफेस तो रफ है। अब इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाएगा? ये वाला ब्लॉक लगाएगा। ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगा रहा है, इसके लिए पहले ये जज करो कि इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी किधर है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस पर वेलोसिटी किधर है। भाई इस पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? ये। तो इसके रेस्पेक्ट पे देखो, इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूंगा तो तुम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना जानते हो ना, जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हो ना उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। तो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी इधर 5 इधर 2। मेरे बच्चे वाला सीधी सी बात है कि इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक लेफ्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और अगर इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी अगर लेफ्ट है तो ऑब्वियस बात है कि इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा राइट, जिसे मैं लिख सकता हूं F1। और लगना भी चाहिए, लगना है। इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, और फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। तो ये वाला ब्लॉक अगर तेज भाग रहा है तो ये चाहेगा कि ऊपर वाला ब्लॉक भी उसके साथ साथ तेज भागे, तो उस पर फ्रिक्शन लगा देगा वो आगे।
जो फ्रिक्शन इस पर आगे लगा है मेरे प्यारे वाले बच्चों, वही फ्रिक्शन, वही काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पर लग जाएगा पीछे। इट मेक सेंस। लेकिन इस वाले ब्लॉक पर एक जना और फ्रिक्शन लगा रहा है, कौन? ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक कौन लगा रहा है? ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखो, जो कोई फ्रिक्शन लगा रहा है उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखो। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी है राइट में 5 मीटर पर सेकंड, तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ F2। जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर पीछे की तरफ F2 लगा है, वही फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड पर आगे की तरफ लग जाएगा F2। आई होप इट मेक सेंस। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे निपटा देंगे इस काम को। तो एक और बात सोच लेते हैं, अपने को कौन सी जल्दी है, मतलब जल्दी तो है लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये ब्लॉक, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, इसके ऊपर तीसरा ब्लॉक। सारी सरफेसेस रफ है, सारी सरफेस रफ है। इसके पास वेलोसिटी है इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड, इसके पास वेलोसिटी है इस तरफ 6 मीटर पर सेकंड, इससे नीचे वाले के पास बड़ा वेलोसिटी है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड। और आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है, सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी, और कुछ नहीं करना। कर दो बेटा। इस सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगा रहा है? इसके नीचे वाला ब्लॉक वही तो लगा सकता है। नीचे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है? नीचे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालो, नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, तो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक जा रहा है राइट, तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा लेफ्ट। तो आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से बोलोगे कि सर इस पर कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इधर की तरफ F1। जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर F1 लग रहा है वही फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियस बात है कि इस पर आगे की तरफ लगेगा F1 बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। इस पर फ्रिक्शन एक और जना लगा रहा है, क्योंकि इसका कॉन्टेक्ट सिर्फ इससे थोड़ी है, इससे भी है। ये इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा ये जानने के लिए पहले ये पता करो कि इसके रेस्पेक्ट में ये जा किधर रहा है। तो आप बोलोगे देखो सर ऐसा है, इसकी वेलोसिटी 6 है, इसकी 4 है, सॉरी इसकी वेलोसिटी 6 है, इसकी 10 है। ये इस पर किधर फ्रिक्शन लगाएगा ये जानने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में ये जा किधर रहा है। इसके रेस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है, इसके लिए इस नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ो। 10 इस तरफ, 6 इस तरफ। इस नीचे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला ब्लॉक जा रहा है राइट में 4 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियस बात है कि इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा लेफ्ट में। बड़ा दिस इज योर F2। लगना भी चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ये ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, तो ये चाहेगा भाई तू भी तो ज्यादा स्पीड से भाग, तभी तो दोनों साथ चलेंगे। और वही तो फ्रिक्शन चाहता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर पीछे मेरे प्यारे वाले बच्चों, वही फ्रिक्शनल फोर्स इस पर इधर की तरफ। लेकिन इस बड़ा व्हाइट वाले ब्लॉक पर एक जन और फ्रिक्शन है, कौन? ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी है लेफ्ट, तो बड़ा इस पर फ्रिक्शन आ जाएगा राइट। बड़ा लेट्स से दैट इज F3। और जो फ्रिक्शन इस पर बड़ा F3 इधर, ग्राउंड ने इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो ब्लॉक ग्राउंड पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा F3 इस तरफ। सब सोच लेंगे, कोई बड़ा मेरे ख्याल से इश्यू आना ही नहीं चाहिए। समझ गए होंगे इस बात को, आसान सा काम था। ऐसे में एक छोटी सी बात और पूछ लूँ, बड़ा मान लो कि आपके पास ये कोई रफ सरफेस है और ऐसे कोई डिस्क है, ऐसे इस डिस्क को मैंने यहां से फिक्स कर दिया और ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, बीचों बीच से हिंज करके ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया। अब तुमने घुमाना स्टार्ट कर दिया तो सबसे नीचे वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी आएगी लेफ्ट, सबसे नीचे वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी आएगी लेफ्ट, तो डिस्क पर फ्रिक्शन लगेगा राइट। जो डिस्क पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा राइट, वही बड़ा ग्राउंड पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा लेफ्ट। समझ गए बच्चों इस बात को? बड़ा एक काम जरूर करना कि जो न्यूटन्स लॉ की
इसेंशियल शीट है उससे बेटा निपटाने की कोशिश करना। एक्सरसाइज 1 इज ऑलवेज द प्रायोरिटी बिफोर जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, आगे चलते हैं।